यहाँ पे करेंगे आज फाइलम मोलस्का। इट इज स्लाइटली देखो ऐसा है ना, सेकंड लार्जेस्ट है। नहीं कोई बात नहीं। फाइलम मोलस्का और क्या है ना, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट। This is second largest phylum with 70,000 species। ये तो बात पहले भी हो रखी है, बता रखा है। 70,000 स्पीशीज है और सेकंड लार्जेस्ट है। इससे बड़ा तो सिर्फ कौन है? आर्थ्रोपोडा इससे बड़ा है। तो फाइलम मोलस्का 70,000 स्पीशीज है। इसके की फीचर क्या कहता था? की फीचर में है सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडीड है ये, सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। और बॉडी जो है सपोर्टेड बाय व्हाट? सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल शेल और आइदर इंटरनल शेल, या तो एक्सटर्नल शेल होगी या फिर इंटरनल शेल होगी। और ये जो शेल है ना, किसका बना होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना हुआ है? शेल इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना हुआ है? इट इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होगा, जो कि बॉडी के बाहर भी हो सकता है या बॉडी के अंदर हो सकता है, ठीक है। आइदर इट इज आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड बॉडी, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखने थे हमें, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कौन से एग्जांपल? यानी मोलस्का विद एक्सटर्नल शेल, ये क्वेश्चन आता है। मोलस्का विद एक्सटर्नल शेल तो कॉमन है पाइला, यानी कि पाइला ग्लोबोसा, एप्पल स्नेल। जितने भी स्नेल्स होती हैं वो सभी में एक्सटर्नल शेल होगा। इसके अलावा पर्ल ऑयस्टर्स हैं, जैसे पिंटाडा, वल्गेरिस, पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर हुआ, पिंटाडा, वल्गेरिस, इसमें भी एक्सटर्नल शेल होगी। डेंटेलियम, एलिफेंट टस्क शेल, they all are with external shell. Some examples of external shell. इंटरनल शेल का एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा, जो कि एक्सटर्नल वाले, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम्पल दिखेगा सीपिया, यानी कि कटल फिश। सीपिया यानी कि कटल फिश, क्या दिख रहा है यहाँ पे? कटल फिश दिख रहा। सीपिया यानी कि कटल फिश, ओके। तो सीपिया कटल फिश जो है वो क्या है? यहाँ पे इंटरनल शेल के साथ है, और इसलिए जो इंटरनल शेल है, इट्स इंटरनल शेल इज रेफर्ड एज, क्या कहते हैं इसको? कटल बोन। इंटरनल शेल को क्या बोलेंगे हम? कटल बोन बोलेंगे। वी कॉल इट कटल बोन। इंटरनल शेल इज कॉल्ड कटल बोन, ठीक है। बिकॉज शेल जब बॉडी के अंदर हो ना, तो कैसा फील देने लगेगा? जैसे कि कोई बोन रहेगी यहाँ पे, तो बोन जैसा फीलिंग दे रहा है।
इसलिए कई लोग इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड कटल बोन, इसको कटल बोन भी कह दिया जाता है, इट इज कटल बोन। ठीक है, तो एक्सटर्नल शेल वाले हो गए। अब शेल एब्सेंट, कोई ऐसा केस है जिसमें शेल एब्सेंट है? यस, विदाउट शेल। विदाउट शेल तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है वो विदाउट शेल है। ठीक है, ऑक्टोपस आर विदाउट शेल, ऑक्टोपस में कोई शेल नहीं होती। डन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये की फीचर से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा आपका। 70,000 स्पीशीज है, तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये, मतलब आप इसको ऐसे मानिए कि दिस हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। फर्स्ट सेकंड रैंक किसका है? तो फर्स्ट रैंक जो आर्थ्रोपोडा का, सेकंड रैंक मोलस्का और थर्ड रैंक किसका है? कॉर्डेटा, 50,000 स्पीशीज के साथ। ठीक है, तो ये पहले 2-3 अपने को पता होने चाहिए। अब क्या है कि ये जो मेंबर्स हैं ये कहाँ पे रहते हैं? तो ये देखो, इनके पास मल्टीपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो ये पानी के अंदर रख दो, पानी के बाहर रख दो, ये सरवाइव कर जाते हैं। तो ये जो है ना, इनका हैबिटेट किस तरह देखते हो? तो ये एक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल भी हैं। एक्वेटिक हैं तो फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हैं और मेरीन वाटर फॉर्म्स भी हैं, समुद्र में भी मिलेंगे आपको, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। ठीक है, और जो टेरेस्ट्रियल केस हैं वो कैसी जगह टेरेस्ट्रियल का? रेगिस्तान में नहीं, ये ऐसी जगह पे जहां पे ह्यूमस ज्यादा है, जहां मॉइस्चर ज्यादा है। ठीक है, ऑन मॉइस्ट एंड ह्यूमस रिच ग्राउंड्स पे, जैसे गार्डन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नॉट फाउंड इन ड्राई डेजर्ट एरियाज में, नहीं मिलते, आपको मॉइस्ट एरिया में मिलेंगे। ठीक, तो दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एरियाज। एक खास बात होती है कि इनकी बॉडी में क्या होगा, इनकी बॉडी के अंदर सिस्टम ये मिलेगा इनको, जो रेस्पिरेशन है वो मल्टीपल ऑर्गन्स के थ्रू है। जैसे एक स्नेल को आप ले लो, स्नेल को पानी से बाहर निकाल लो, बचा रहेगा। ऑक्टोपस को पानी से बाहर निकाल लो, जिंदा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी जो मल्टीपल जो रेस्पिरेटरी कैपेबिलिटीज हैं वो इनको सूटेबल बनाती है। तो ये एक बात आप नोट करेंगे कि मल्टीपल, पहले तो ये लिख लो कि कार्निवोर, हर्बीवोर, ये भी लिख लेते हैं। फीडिंग हैबिट कैसी है, फीडिंग हैबिट किस तरह की है, तो ये क्या कैसे है? तो फीडिंग हैबिट है कार्निवोर, हर्बीवोर, सेप्रोजोइक, अलग अलग तरह के केसेस आपको मिल जाएंगे। सेप्रोजोइक है, कार्निवोर में मतलब प्रीडेटर्स जैसे होते हैं, प्रीडेटर्स मिल जाते हैं। तो इनमें से जैसे ब्लू रिंग ऑक्टोपस है, बेटे ब्लू रिंग ऑक्टोपस क्या करता है? ब्लू रिंग ऑक्टोपस जो है उसकी खास बात होती है कि उसकी बॉडी के ऊपर नीले नीले जो रंग है, कलर है, उसमें रिंग्स होते हैं, तो वो लगातार ब्राइट होते रहते हैं। ये बताने की कोशिश है कि जो प्रीडेटर्स हैं वो इसके आसपास ना आए, और प्रीडेटर्स जो है वो इस बात से दूर रहें, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें? पॉइजन प्रेजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो ब्लू रिंग ऑक्टोपस है, ये हमारा एग्जांपल है प्रीडेटर का। ठीक है, यूज पैरालिटिक पॉइजन, पैरालिटिक, ये पैरालिटिक पॉइजन का यूज करता है। यूज पैरालिटिक पॉइजन टू किल प्रीडेटर। ठीक है, फिश वगैरह को भी खा लेता है ये जो है। और
पॉइजन इतना तेज है कि 0.2 सेकंड्स में शिकार तमाम हो जाता है, इतना तेज पॉइजन है इसकी। अब हमेशा याद रखना कि जो इसमें इस तरह का पॉइजन जो कि पैरालिटिक हो, पैरालिसिस कॉज करता हो, वो कौन सी नर्व्स को अफेक्ट करेगा? मोटर नर्व्स को करता है। किसको करता है? मोटर नर्व्स को। ये बात पहले बता रखी है हिप्नोटॉक्सिन के केस में, ठीक है। तो ये मोटर नर्व्स को करेगा। किसको करता है ये किल? मतलब मोटर नर्व्स को ब्लॉक करेगा। तो ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस पॉइजनस है, यानी कि कुछ एक ऐसे केस भी आपके सामने है जो पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करेंगे? पॉइजन यूज करेंगे। तो पॉइजन जो है, और इसमें कंडीशन ये बनती है पॉइजन की कि पॉइजन जो है ये पैरालाइज कर देगा इसको। क्या कर देगा? पैरालाइज कर देगा। और ये पैरालिसिस के चलते जो प्रे है वो मर जाएगा या इनकेपेबल हो जाएगा और उसको ये खा लेते हैं। 0.2 सेकंड में सारा एक्शन कवर अप हो जाता है। नाउ नोट कर लिया सारा। अभी इसके बाद देखो, सरवाइव कर सकते हैं इन एंड आउट वाटर। इनके बारे में खास बात यह है, ये मोलस्क जो है, मोलस्क हैव मल्टीपल, मोलस्क हैव मल्टीपल organs for respiration, multiple organs for respiration, that is क्या क्या होगा इसमें? इसमें होते हैं पल्मोनरी, ये इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी सैक। क्या होता है इसमें? पल्मोनरी सैक, यानी लंग्स के जैसा, एनालॉगस टू लंग्स। दूसरा होता है इसमें गिल्स, और तीसरे होते हैं मेंटल। मेंटल जो बॉडी सरफेस होती है, थोड़ा थोड़ा ये भी जो है गैसेस एक्सचेंज करवा देती है, ठीक है। तो इसलिए इसको पानी से बाहर निकालोगे तो पानी में गिल्स के थ्रू सांस ले रहे थे। पल्मोनरी सैक टू ब्रीथ इन एयर, टू एयर के अंदर ये सांस ले सकते हैं। और इधर गिल्स जो है वो पानी के अंदर सांस लेने के लिए, मेंटल जो है वो भी पानी के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज इजी करवाएगा। तो ये पानी के अंदर, पानी के बाहर रह सकते हैं। दे आर मतलब हर्बीवोर, कार्निवोर, सैप्रोजोइक, अलग अलग तरीके की कंडीशन है। तीसरी बात जो है, ये एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर फॉर्म। ये सारा इसका तरीका हुआ किस किस आइडिया से। अब एक कॉमन मोलस्का जो होता है उसकी बॉडी प्लान की बात करें, मोलस्कन बॉडी प्लान कैसा होगा। कहीं ना कहीं ये बॉडी प्लान हमने पहले भी डिस्कस किया, तो आज जो है दोबारा इसको रिवाइज कर रहे हैं कि जो एक कॉमन बॉडी प्लान है, देखो उसमें कौन कौन से पार्ट्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे पहली बात जो होती है, देयर इज अ, मतलब बॉडी ऑफ मोलस्क अगर कहूं तो बॉडी ऑफ मोलस्क क्या क्या इंक्लूड करता है? सबसे पहले इसमें होता है विसरल मास। ठीक है, तो विसरल मास होगा। क्या होगा यहाँ पे? विसरल मास होगा। और दूसरे नंबर पे क्या होगा? दूसरे नंबर पे होगा मेंटल। मेंटल जो बॉडी की कवरिंग होगी। तीसरे नंबर पर जो चीज होगी वो है शेल। एक टिपिकल मोलस्क है, तो दिस इज अबाउट ए टिपिकल मोलस्क। टिपिकल मोलस्क में शेल मानेंगे हम। ज्यादातर मोलस्क का जो है शेल होल्ड करते हैं, ज्यादातर के अंदर शेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो विसरल मास होगा, बाहर बॉडी में शेल होगी और शेल के नीचे मेंटल होगा, कवरिंग होगी, ठीक है। तो तीन चीजें किसी भी मोलस्का की बॉडी में होते हैं। तो देखो हम इसका जो बेसिक प्लान बनाएंगे, हमें मान लेते हैं कि सबसे बाहर ये जो चीज है, ये हार्ड चीज है यहाँ पे, दिस इज शेल, दिस इज शेल, ठीक है। शेल के नीचे जो है विसरल हम्प आप देखोगे, दिस इज मेंटल,
और मेंटल के नीचे, और इसमें जो है ना विसरल मास, मेंटल, शेल, एक और चीज आ जाती है फुट, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, फुट भी है। एक मोलस्क का कुछ कुछ इस तरीके से टिपिकल मोलस्क लगना चाहिए देखने में। तो यहां पे आप देखो इसका माउथ, इसोफेगस, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर ओपन कर रहा है, और एक और इंपॉर्टेंट सा ऑर्गन यहां पे हमने बना दिया, एक ऑर्गन है यहाँ पे, एक चीज जो हमने पहले कल ही कंपेयर की है, हेपेटोपेनक्रियास। आपने तो ये प्रॉन में देखा था, लेकिन ये मोलस्का में भी प्रेजेंट है, ठीक है। एक और चीज जिसके बारे में नीट में बार बार क्वेश्चन आता है, बकल कैविटी में इसके रेडियोला निकलेगा, ठीक है। तो रेडियोला क्रशिंग apparatus है किसी भी स्नेल के केस में। ये जो चीज देख रहे हो, दिस इज विसरल हम्प, यहाँ पे ये हम्प दिख रहा है, विसरल मास है, हम्प दिख रहा है। तो दिस इज शेल, दिस इज मेंटल, यानी कि इसकी स्किन होती है, दिस इज विसरल, दिस इज विसरल हम्प, ये बकल कैविटी है, माउथ है, दिस इज माउथ, ये रेडियोला। जो ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उन्हें बॉक्स कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। रेडियोला क्रशिंग apparatus है, च्यूइंग apparatus है, दिस इज स्टमक, ये तो पता ही, ईसोफेगस, फेरिंक्स लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज हेपेटोपेनक्रियास। सवाल है कि किन किन जगह पे हेपेटोपेनक्रियास मिलेगा, तो आपको मोलस्का में मिलेगा और प्रॉन में भी मिल जाएगा, क्रस्टेशिया में मिल जाएगा। एक और बात समझने की है, क्रस्टेशिया जितनी बड़ी क्लास है ना, क्रस्टेशिया है क्लास, काफी बड़ी क्लास है क्रस्टेशिया, ठीक है। तो क्रस्टेशिया क्लास जितना ही आपका जो है मोलस्का फाइलम है, क्रस्टेशिया में भी 70,000 स्पीशीज हैं, और यहाँ मोलस्का में भी 70,000 स्पीशीज हैं, ठीक है। तो हिपेटोपेनक्रियास, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें एनस है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ऑस्फेरिडियम, OSPHARIDIUM, ऑस्फेरिडियम। क्या क्या नोट करने वाली बातें, 3 बातें यहाँ पे मेन है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? हिपेटोपेनक्रियास, रेडियोला एंड ऑस्फेरिडियम। एक जनरल मोलस्का की बॉडी कुछ इस तरीके से हो जा रही है, जिसमें शेल आप देख रहे हो बाहर, आप मेंटल देख रहे हो उसके ऊपर, उसके नीचे, और फिर विसरल मास देख रहे हो। ये जो 2 चीजें आप देख रहे हैं आगे, ये इसमें आईज और टेंटिकल्स हैं, these are eyes, और ये एक ही दिख रहा है बट 2 टेंटिकल्स होंगे, 1 पेयर, और आईज भी 1 पेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे आई के बारे में भी एक क्वेश्चन रहता है, तो जो पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे, वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ इसके नीचे पहले मार्क करेंगे, उसके बाद अगली बात नोट करेंगे। जल्दी से ड्रॉ कर लो। ये एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि इसके आईज किस तरह के हैं, क्या सिंपल आईज है, कंपाउंड आईज है, तो आईज का भी क्वेश्चन आ जाता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो पाइप है यहाँ पे, इट इज इंटेस्टाइन, है ना, ये गठी है, उसमें लास्ट में ये रेक्टम है,
रेड्यूला अभी ये क्वेश्चन आया भी है नीट में, कुछ 1-2-3 साल पहले ही पूछा गया रेड्यूला कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये उस टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्शन में रेड्यूला लिखा होगा कहीं पे, तो अक्सर जो है ये रिपीटेड आते भी रहते हैं इस तरह। हो गया डन। अब यहाँ पे जरा एक चीज लिख लो, there are 3 special structures in body plan. 3 special structures in body plan. Number 1, hepatopancreas. Number 1, hepatopancreas. Hepatopancreas. पहली चीज क्या है? hepatopancreas. hepatopancreas. ठीक है, सिमिलर ऑर्गन which is also present in prawn. समझ में आ गया? बताया था लिवर और पैनक्रियाज का फ्यूजन है। दूसरी चीज नेक्स्ट इज रेड्यूला। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, RADULLA, रेड्यूला। तो रेड्यूला क्या होता है? रेड्यूला इज क्रशिंग apparatus. इट इज क्रशिंग और रेस्पिंग, क्रचने वाला, क्रशिंग एंड रेस्पिंग, RASPING, रेस्पिंग apparatus present in the buccal cavity of snail. buccal cavity of snail. ये बकल की स्पेलिंग BUCCAL होती है, BUCKLE नहीं होती, BUCCL। बकल मतलब माउथ कैविटी, इट इज माउथ कैविटी। ठीक है, तो वो बकल कुछ और हो जाता था स्पेलिंग के हिसाब से, तो बकल मतलब माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी में दांतों की जगह कहूं तो दीज आर एनालोगस टू टीथ, हमारे दांतों के लिए एनालोगस हो गई। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगला पॉइंट है यहाँ पे ऑस्फेरिडियम। तीसरा ऑर्गन ऑस्फेरिडियम। नेक्स्ट ऑर्गन इज ऑस्फेरिडियम। क्या है ऑस्फेरिडियम? ऑस्फेरिडियम के लिए लिखें, नोट डाउन, कीमोरिसेप्टर। इंपॉर्टेंट बात है, कीमोरिसेप्टर ऑर्गन है, कीमोरिसेप्टर। ठीक है, तो कीमोरिसेप्टर करता क्या है? चेक्स द pH of surrounding water. सराउंडिंग वाटर का pH चेक करेगा। ठीक है, अगर pH वैल्यू अकॉर्डिंग नहीं है तो these animals will migrate। समझ में बात आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये एनिमल्स वहीं पे रहेंगे जो पानी की क्वालिटी जहां पे सही है। यानी कि स्नेल्स जिस पानी के अंदर प्रेजेंट है, आप समझ लो पानी ठीक ठाक केमिकल नेचर का है, आप उसे पी सकते हैं। ठीक है, पीने लायक कंडीशन में आ जाएगा, उसको फिल्टर करके वैसे ही आप सिंपली पी सकते हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, जंगल में कहीं पे अगर पीने के लिए पानी का अरेंजमेंट करना हो तो अब नल वल तो है नहीं वहां पे, अब अगर नदी नाले से पानी लेना है तो उसका फिल्टर करने का क्या तरीका है? किस तरह फिल्टर कर सकते हैं? है कोई तरीका? सैंड से कर सकते हैं, सैंड। ठीक है, अगर रेत है तो और आपके पास 2 डब्बे या बॉटल वगैरह कोई चीज है तो उसमें सैंड के थ्रू आप कर सकते हो। एक तरीका ये है कि जैसे बॉटल है ना, बॉटल होती प्लास्टिक की, उसमें आपने सैंड भर लिया, पहले सैंड डाल दिया। ठीक है, उसमें नीचे क्या कर दो, नीचे आप होल कर लीजिए और ऊपर से आपने पानी भरा हुआ है, यानी पानी और होल के बीच में क्या इतना सारा सैंड है। धीरे धीरे वो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप करके नीचे आएगा तो इट विल बी फिल्टर्ड वाटर। तो ये कॉमन टेक्निक है जो वहां पे यूज की जाती है। ठीक है, तो pH ऑफ वाटर, ये वाले तो ये क्या कर रहे हैं, तो pH चेक करें इसको, इसी की वजह से
ड्यू टू ऑस्पेरिडियम स्नेल्स आर रेफर्ड एज, अगला पॉइंट लिखो, ड्यू टू ऑस्पेरिडियम, ड्यू टू ऑस्पेरिडियम snails are referred as environmental indicators. क्या कहते हैं हम इसको? Environmental indicators. Snails are referred as environmental indicators. क्या है environmental indicator की condition? मतलब ये है कि if these are present, the water quality is okay. ठीक है? कॉमा करके लिख लो. It means if these creatures are present in a freshwater body, if these creatures are present in a freshwater body, creatures are present in a freshwater body, अगर ये creature यहाँ freshwater body में present है, comma, the water is suitable, the water is okay in सर्वाइवल क्वालिटी कह सकते हो आप इसे, जैसे मतलब इसका जो पीएच होगा वो 7 के करीब होगा, मींस हैविंग अ पीएच ऑफ 7, ओके विद पीएच ऑफ 7, समझ में आ गया? न्यूट्रल सा पानी है वो, ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, तो ये मतलब एनवायरमेंटल इंडिकेटर कहलाते हैं। कीमो रिसेप्टर, 3 चीजें समझ में आई यहाँ पे, हिपैटो पैंक्रियाज, रेड्यूला एंड ऑस्फेरिडियम, क्लियर? अब जो बात है शेल तो आप देख ही रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी। दूसरी बात आप कह रहे हो आईज कैसे हैं, देखो आईज के बारे में, आईज ऑफ मोलस्क, आईज ऑफ मोलस्क आर सिंपल टाइप। हमारी आंखें कैसे? सिंपल है, कंपाउंड है? कैसे अपने आईज? सिंपल है। कैसे आईज है? सिंपल, सिंगल लेंस सिस्टम है हमारा। कैसा है? सिंगल लेंस सिस्टम। जैसे चश्मा लगा ले तो आईज कैसी हो जाती है? कंपाउंड हो जाती है ना, मोर देन वन लेंस हो गए ना यहाँ पे। बिना चश्मे की आंखें कैसे? सिंपल है। नेचुरली हमारे आईज कैसे हैं? सिंपल ही है, ठीक है। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस सेट होते हैं? 2 होते हैं। आईपीस होता है, एक तो आईपीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, 2 लेंस होते हैं। इसी तरह हम नेचुरली हमारे आंखें कैसे हैं? सिंपल आईज हैं। लेकिन व्हेनेवर वी यूज अ लेंस, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे हमारी आंखें कैसे हो जाती हैं? कंपाउंड हो जाती है, क्योंकि सिर्फ डबल सेट ऑफ लेंस यूज कर रहे हैं। तो वैसे नेचर में हमारे आईज कैसे? सिंपल आईज हैं। आईज कैसे? सिंपल है। तो सिंपल आईज, इनकी आईज भी कैसी हैं? सिंपल है। और these are analogous to human eyes या vertebrate eyes, analogous to vertebrate eyes कैसे? vertebrate eyes, okay, so vertebrate eyes के analogous है, सेम फंक्शन है, ओरिजिन डिफरेंट है। कभी कभी इसको होमोलोगस भी लिखा जाता है, बट ये हो गया एनालॉगस, अलग ग्रुप है ना, तो ओरिजिन अलग है, हमारा ओरिजिन अलग है। अगर जर्म लेयर के हिसाब से देखेंगे तो होमोलोगस हो गया, एक्टोडर्म से ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। आईज जो है इस तरह है। सबसे बड़ी आंखें एनिमल किंगडम की अगर मिलती हैं तो इसी फाइलम में मिलती हैं। लार्जेस्ट आईज ऑफ एनिमल किंगडम, largest eyes of animal kingdom belong to giant Archaeopteryx. Giant Archaeopteryx belong to giant Archaeopteryx. Giant Archaeopteryx, Architudis, belong to giant Archaeopteryx. Diameter 36 सेंटीमीटर, नहीं, इंचेस। इतनी बढ़िया, ठीक है। 36 एक मतलब 1 इंच हो गया, 3 फीट हो गया, 3 फीट के डायमीटर वाली आंखें, ठीक है। और ये एनिमल कितना बड़ा?
ये एनिमल कितना बड़ा, 25 फुट लंबा होता है। मतलब दिस इज लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, दिस इज लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। लिख ले, क्वेश्चन आ जाता है लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट किस फाइलम में आता है। दिस इज लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, नेवर कैप्चर्ड अलाइव, इसको कभी भी जिंदा पकड़ा नहीं गया है। इट इज लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कॉमा नेवर कैप्चर्ड अलाइव। उसकी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पकड़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत डीप सी में मिलता है, हम वहां तक जा नहीं सकते, इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये जब कभी मर जाते हैं तो इनकी डेड बॉडीज ही समंदर किनारे फ्लोट करके आ जाती हैं, तो ये वैसे नहीं मिलेंगे। आपने कोई आध दो पिक्चर देखी होगी, कौन सी पिक्चर, वो कौन सी है, उसमें कैरेबियन वाली जो है, इसमें जैक स्पैरो होता है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, उसमें देखा है बड़े से शिप को गिरा देता है कोई आके, ऑक्टोपस टाइप की चीज, यही है। पुराने जमाने में बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो इसकी कहानियां बताते होते हैं, ठीक है, कि उनका कैसे उनके शिप को जो है एक बड़ी सी डेविल ने आके गिरा दिया। तो दीज आर जाइंट आर्किटेक्ट्स, रियल में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे इंटेलिजेंट ग्रुप यही होता है, उसकी बात बताऊंगा अभी, उसमें भी बड़ी रोचक कहानी है इसमें, इंटेलिजेंट वाली भी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अभी इसमें एक है बात, सबसे इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट भी कौन होते हैं, मोलस्का होते हैं, ऑक्टोपस खास तौर से। एक ऑक्टोपस तो ऐसा था जिसकी वजह से उसके मालिक को करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिला, ठीक है, तो बताऊंगा। तो ये समझ में आ गई बात आपको, थोड़ा सा जो है सस्पेंस रहना चाहिए। ये हो गया। तो आईज पे क्वेश्चन आ जाता है, आईज सबसे बड़े आंखें किसके हैं, इसी के हैं। दूसरी बात है ये कि सिंपल आईज है, एनालॉगस है, और ये वो केस है, सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट कौन है, तो जाइंट आर्किट्यूथस है, समझ गए। उसको अलाइव कभी पकड़ नहीं सके क्योंकि वो डीप सी में मिलते हैं, ठीक है, काफी गहरे समंदर में वो पाए जाते हैं। कंसेप्ट ओके हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात ये है कि इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका क्लासिफिकेशन है वो फुट और शेल के बेसिस पे। लिख लें क्लासिफिकेशन, वैसे क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल्स के लिए जो है थोड़ा सा सही रहता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फुट एंड शेल, बेस्ड अपॉन फुट एंड शेल, फुट और शेल के हिसाब से क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फुट एंड शेल, फुट एंड शेल। तो क्लासेस जैसे कौन कौन सी हैं, यहां पता लग जाएगा तुम्हें। मोलस्का की क्लासेस कौन कौन सी हैं, जैसे पहला क्लास है गैस्ट्रोपोडा, किसके हिसाब से, फुट के हिसाब से। गैस्ट्रो मतलब फुट, और गैस्ट्रो मतलब पेट, और पोडा मतलब फुट। ऐसा एनिमल जिसका एब्डोमेन के ऊपर जिसका फुट हो, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा। अभी करेंगे बात इसमें। स्कैफोपोडा, स्कैफोपोडा जिसका फुट एकदम वेज शेप हो, ऐसे ट्रायंगल टाइप का, तो स्कैफोपोडा। सिफेलोपोडा जिसके सिर पर हो पैर, सिफेलो मतलब सिर और पोडा मतलब पैर, जिसके सिर के ऊपर पैर होते हैं, नया सिफेलोपोडा। तो ये सब किसके बेस में, फुट के बेस में, ठीक है। मोनोप्लेकोफोरा, शेल के बेस पर, जिसमें एक ही शेल होता है, स्पून शेप, द शेल इज स्पून शेप। लिख लेंगे अभी इस बात को। बाइवेल्विया, बाई मतलब टू, वेल मतलब शेल, जिसका शेल दो हिस्सों में हो, ऑयस्टर्स, ठीक है, बाइवेल्विया। तो मोनोप्लेकोफोरा, बाइवेल्विया, और इधर पॉलीप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, ये जो आ रहे
जो शेल कई पीसेस में टूटा हुआ हो, तो पॉलीप्लेकोफोरा। तो यहाँ पे देखा आपने कि शेल के हिसाब से भी है और फुट के हिसाब से भी। गैस्ट्रोपोडा, इसमें आते हैं स्नेल्स। स्नेल्स कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि विच क्लास इज एसिमेट्रिकल in mollusca, which class is asymmetrical but they are included in bilateria, है ना? asymmetrical, ASSYMETRICAL। स्नेल ये asymmetrical बॉडी होती है, और आप इसमें देखते हो किधर से भी इसको कट करोगे बराबर हिस्से में डिवाइड नहीं होगा, स्पाइरली कोएड है, ठीक है? तो शेल ये स्कैफोपोडा, इसका एग्जांपल है डेंटेलियम। बेटा स्नेल्स में एक तो एप्पल स्नेल, शंख वगैरह ये सब आते हैं, तो इनका यूज जो है कई तरीके से, इकोनॉमिकली भी बात करेंगे। डेंटेलियम क्या है? एलिफेंट टस्क शेल, कॉमन नेम है इसका। Why it is called elephant tusk shell? क्योंकि आप देखो यहाँ पे हाथी के दांत जैसा दिख रहा है, और इसका फुट कैसा है? इसका फुट है ये, दिस इज ट्रायंगुलर फुट, वेज शेप, WEDGE, वेज शेप फुट है इसका। सिफेलोपोडा, ये तो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस, सीपिया, नॉटिलस। देखो यूजुअली सिफेलोपोड, अब इसके बारे में खास बात यह है कि सिफेलोपोड नॉर्मली कैसे होते हैं? मैक्सिमम सिफेलोपोड जो है दे आर विदाउट शेल। कैसे होते हैं? विदाउट शेल। दो एक्सेप्शनल केस हैं ये, सीपिया इंटरनल शेल का और नॉटिलस एक्सटर्नल शेल का, ठीक है? एक्सेप्शनल केसेस। तो सिफेलोपोड्स आर विदाउट शेल, बट दीज आर एक्सेप्शनल केसेस। इंटरनल शेल और ये एक्सटर्नल शेल, समझ में आ गया? नॉटिलस में एक्सटर्नल शेल होता है। मोनोप्लेकोफोरा इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच में? एनेलिडा एंड मोलस्का, ठीक है जी। और शेल कैसा होगा? शेल स्पून शेप। तो एग्जांपल भी तो देख लो क्या है, क्या इसका एग्जांपल? नियोप्लाइना। नियोप्लाइना इज द एग्जांपल, ये नाम सुना हुआ है। नियोप्लाइना इज द एग्जांपल। नियोप्लाइना, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। तो इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा, बट शेल होती है, इसलिए ये किस में आ गया? मोलस्का में आ गया। समझ में आया? तो ये नियोप्लाइना। बाइवेल्विया, बाइवेल्विया में क्या आते हैं? इनको कहते हैं ऑयस्टर्स। क्या कहते हैं इनको? ऑयस्टर्स कहते हैं। These are called oysters। यहाँ पे टू शेल होती हैं, टू शेल्स कनेक्टेड विद किससे कनेक्ट होती है? हिंज मसल। हिंज मसल, टू शेल्स कनेक्टेड विद हिंज मसल्स। हिंज मसल्स, दो शेल होती है, किससे कनेक्ट होती है? हिंज। मतलब ऐसे सोचो, दिस इज लाइक ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हिंज लगा हुआ है, दिस इज हिंज मसल। तो हिंज मसल से ये कनेक्ट होगा। ऑयस्टर्स होते हैं, तो दे आर ऑयस्टर्स। तो ऑयस्टर्स हमेशा इस तरह, इनकी फूड वैल्यू भी होती, काफी सारे ऑयस्टर्स खाए भी जाते हैं। इसके अलावा जो है ऑयस्टर्स के अंदर जो पिंक्टाडा वल्गेरिस है, वो उसमें तो आपको जो है पर्ल मिल जाएगा, है ना?
हिंज मसल कोई भी ऐसी मसल जो कि इस तरह के जॉइंट को बनाती है, जिस तरह दरवाजे में होता है। दरवाजे में हिंज होता है ना, कब्जा, जिसपे दोनों पल्ले लगे होते हैं, मतलब ये दिस इज हिंज, ये रहा यहाँ पे हिंज जॉइंट, समझेगा? तो हिंज मसल जो है इसी तरीके से। लास्ट चीज है पॉलीप्लेकोफोरा। तो पॉलीप्लेकोफोरा में शेल जो होती है 8 ट्रांसवर्स पीसेस में, मतलब ये है शेल, देख रहे हो, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पीस होते हैं, 8 पीस। इसका एग्जांपल काइटन, CHITON, काइटन, ठीक है, ओके। तो ये तो आइडिया हुआ। अब क्लासिफिकेशन भले ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप देख लो कि क्या हम क्लासेस के नाम के बिना इन एग्जांपल्स को जस्टिफाई कर पाएंगे इजीली, क्योंकि जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि गैस्ट्रोपोडा और एसिमेट्रिकल ये सिस्टम है, दिक्कत है यहाँ पे, है ना। तो ये तो हो गया हमारा। अब इससे रिलेटेड ही पॉइंट्स पे चलेंगे, हमारी सारी कंप्लीट हो जाएगी इसी डिटेल। तो यहाँ पे जरा लिखो, हो गया, लिख लिया, बना लिया बेटे। 8 पीस बनाओ, आपने 25 पीस बना दिए, यहाँ पे 8 बनाओ। कैसे, देख लो, मैंने ऐसी लाइन थोड़ी खींची है, ध्यान करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, ठीक है, ऐसे नहीं, बस ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, 8 ही है बस, फिर ठीक है, 8 है तो सही है, ओके। ऐसे लंबे लंबे 8 पीसेस में होती है शेल, ठीक है। नाम देखो, मोनो, बाई, पॉली, ओके। तो ये हुआ। अब यहाँ पे जैसे अब कुछ इन्हीं क्लासेस से ही चलेंगे डिटेल लेते हुए, है ना। याद करने का क्या तरीका, सीधी सीधी बात यहीं से शुरू करो। लिखो, फाइलम इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। फाइलम बायलेटरली, पॉइंट लिखे, फाइलम इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। फाइलम इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और बॉडी कैविटी का टाइप कहें तो साइजोसीलोमेट है। बॉडी कैविटी साइजोसीलोमेट, स्प्लिटेड कैविटी है, साइजोसीलोमेट। बॉडी कैविटी साइजोसील। बॉडी कैविटी कैसी है? साइजोसील है। बॉडी कैविटी साइजोसील, ओके। तो साइजोसील बॉडी कैविटी है और मेंबर्स जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल है। एक्सेप्शनल केस यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा है, ठीक है, लिख लें। एक्सेप्शनली गैस्ट्रोपोड्स आर एक्सेप्शनली गैस्ट्रोपोड्स आर एसिमेट्रिकल। अब सवाल यह है कि जो एसिमेट्री आती है इसमें, व्हाई दे बिकेम एसिमेट्रिकल, तो एक फिनोमेना हुआ था जब ये एम्ब्रियो में था। तो इट्स एम्ब्रियो इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, बट व्हेन इट टर्न इनटू एडल्टहुड तो इसकी शेल जो है ट्विस्ट होने लग गई। टॉर्शन कहते हैं, ट्विस्टिंग फिनोमेना इज कॉल्ड टॉर्शन। तो द शेल बिकेम एसिमेट्रिकल, स्पाइरली कॉइल्ड, shell became spirally coiled due to torsion. आप ये पाओगे कि ये फिनोमेना, ये डिस्कशन ऑलरेडी एक बार हम कर चुके हैं कहीं पे, ठीक है। तो रिवीजन हो जाना चाहिए दिमाग में। तो एसिमेट्रिकल है, क्यों है? क्योंकि जो ट्विस्टिंग होती है, स्पाइरल होता है, कोई भी स्प्रिंग होती है, वो भी कैसी होती है? एसिमेट्रिकल। किधर से भी कट करोगे, इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब बात आती है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। एलिफेंटस में ऐसा कुछ हमने बताना नहीं है। स्कैफोपोडा है, इनका फुट जो है वो इस तरह से वेज शेप होता है। सिफेलोपोड्स की बात करते हैं, तो सिफेलोपोड्स में लिख लें, सिफेलोपोड्स इंक्लूड मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये सबसे इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट काउंट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक नाम है यहाँ पे पॉल बाबा। फॉर एग्जाम्पल पॉल बाबा वॉज, लिख लो, पॉल बाबा वॉज वेरी इंटेलिजेंट ऑक्टोपस। पॉल बाबा वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अभी पेपर में तो नहीं आएगा पॉल बाबा, लेकिन ये कहानी हो जाएगी आपको समझने के लिए। वेरी इंटेलिजेंट ऑक्टोपस हु प्रिडिक्टेड 100% करेक्ट about FIFA वर्ल्ड कप मैचेस। इसने हमेशा सच बताया कि आज कौन सी टीम जीतेगी। इसका मालिक जो है शर्तें लगा लगा के करोड़पति हो गया। वो तो बात अलग ही, पॉल बाबा मर गया बाद में। वैसे ही ऑक्टोपस 70-80 साल तक जिंदा रह जाते हैं। और बेचारा कैप्टिविटी में था, रोज प्रिडिक्शंस कर रहा था, मर गया। अब आपको ये प्रिडिक्शन कैसे कर रहा है, कैसे पता चलेगा ऑक्टोपस कौन से बोलता है। इंटेलिजेंट इन द सेंस कि उनको ट्रेन किया जा सकता है। कैसे उनको ट्रेन कर सकते हैं आप, ऑक्टोपस आसानी से ट्रेनिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्टोपस को उसके मालिक ने ट्रेन कर रखा था कि जब मैं बॉक्सेस रखूंगा तो तुम्हें उस पे एक बॉक्स पे आके बैठ जाना है। ठीक है, जिस दिन मैच होते थे तो वो उन कंट्रीज के फ्लैग रख देता था। अब ये कोइंसिडेंस समझो या कुछ समझो कि उसने तो किसी बक्से पे बैठना था जाके, तो वो जब भी वो बैठा तो सारी प्रिडिक्शंस, अब दो ही पे ना 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% है ना। अब ये कि ये उसकी किस्मत थी बाबा के मालिक की कि ये कंप्लीटली 100% टाइम्स वो सही फ्लैग के ऊपर जाके ही बैठा और उसकी कीमत बढ़ती चलेगी। डे 1 पे तो प्रिडिक्शंस को उतना कुछ नहीं हुआ है ना, जैसे रोड साइड पे लोग मेला लगा लेते हैं। धीरे धीरे जब एक दिन में जीता किसी ने, तो अब वो तो सट्टा होता है कि भाई जब जो पॉल बाबा जिसको कह रहा है जीतेगा, अपोजिट वाली टीम पे ज्यादा पैसे लग रहे हैं। अगर वो जीता तो एक का 10 का 100 ऐसे करके होता है। तो बाय दिस वे असल में इट वाज अ ट्रेंड ऑक्टोपस। उसको इतनी अकल नहीं थी कि कोई फ्लैग को पढ़ लेगा वो। इट वाज केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट वाज केस ऑफ चांस कि सारी की सारी प्रिडिक्शन सही साबित होगी। वो इट वाज बाय चांस कि वो उसी फ्लैग पे जाके बैठ रहा था जिन्होंने मैच जीते। समझ में आ गया? तो पॉल जो है उस टाइम पे बड़ा फेमस हुआ था। इट इज ऑलमोस्ट, मतलब इससे 2, 3, 4 फीफा पहले अगर आप ढूंढो पॉल बाबा कहीं सर्च करना, हो सकता है नेट में मिल जाए। ठीक है, तो पॉल बाबा जो है अखबार में खूब आता था उस टाइम पे, आज पॉल बाबा ने ऐसा बोल दिया, आज ये जीतेगा, तो वही जीतता था खाली। तो ये जो है समझ में आया, ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं। एक और बात इनमें होती है, इनमें इंक ग्लैंड होती है। दे आल्सो पसेस इंक ग्लैंड। इंक ग्लैंड का क्या फायदा है? ये चकमा देने के लिए होती है कि जैसे कोई दुश्मन आ गया तो इन्होंने इंक रिलीज कर दिया पानी में, जैसे धुआं हो जाता है ना, कुछ वैसा ही। ठीक है, तो अपनी जान बचाने के लिए दे हैव इंक ग्लैंड। ठीक है, मूवमेंट कैसे करते हैं? जेट प्रोपल्शन मेथड से मूव करते हैं। मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ जेट प्रोपल्शन। जेट प्रोपल्शन, ठीक है, मूवमेंट विद जेट प्रोपल्शन। क्योंकि इनमें क्या होता है, साइफन होता है। दे यूज साइफन। एक साइफन पाइप जैसा होता है, पानी ऑलरेडी अंदर खींचा हुआ है, तो तेजी से उस वाटर को ये बाहर रिलीज कर रहे हैं, तो अपोजिट एक्शन रिएक्शन से दे आर मूविंग। इस तरीके से जेलीफिश भी ऐसे ही करती है, ये भी ऐसे ही मूव करते हैं। तो दे आर यूजिंग जेट प्रोपल्शन मेथड। तो दिस इज जेट प्रोपल्शन मेथड जिससे ये मूव करेंगे। इंटेलिजेंट वाली बात आ गई, जेट प्रोपल्शन की बात आ गई, और इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि ये पॉइजन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 2 इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो गई, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस की बात हो गई। एक और चीज यूज करो, लिखो इसमें possess chromatophores in skin। possess chromatophores in skin। स्किन में वो सेल्स होती हैं जिनसे कलर, पलक झपकते ही अपना कलर चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, या पैटर्न अगर जमीन के ऊपर, वो पथरीली जमीन के नीचे छिपे हुए हैं तो अपना बॉडी पैटर्न वो स्टोन जैसा बना देंगे। ये इनकी खास बात होती है। तो क्रोमेटोफोर्स इन स्किन ड्यू टू व्हिच दे कैन चेंज, दे कैन मैच विद सराउंडिंग्स, यानी कैमोफ्लेज कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारी बातें इनके बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ आपने देखा इसी का एक मेंबर है, लार्जेस्ट आई बिलोंग टू दिस क्लास, सिफेलोपोडा। लार्जेस्ट आई बिलोंग टू दिस क्लास यानी कि सिफेलोपोडा। मोनोप्लेकोफोरा में आपने देख लिया कनेक्टिंग लिंक है, नियोप्लाइनर लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन है, मोनोप्लेकोफोरा में इनका शेल जो है सिंगल है तो स्पून जैसा ही होगा। बाइवेल्विया, इसके बारे में लिखो, बाइवेल्विया के बारे में। तो बाइवेल्विया जो है इसमें पिंक्टाडा वल्गेरिस कौन है? पिंक्टाडा वल्गेरिस। बाइवेल्विया में पिंक्टाडा वल्गेरिस, पिंक्टाडा PINCTADA, पिंक्टाडा वल्गेरिस VULGARIS, वल्गेरिस। पर्ल ऑयस्टर है, क्या है? पर्ल ऑयस्टर। ठीक, तो पर्ल ऑयस्टर क्या क्या क्रिएट करेगा? वैल्यूएबल प्रोडक्ट रिलीज करेगा। तो पर्ल इज फॉर्म्ड इन दिस। दुनिया का सबसे अच्छा जो पर्ल है ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से मिलता है। बेस्ट पर्ल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। इंडिया में कहा मिलते हैं पर्ल ऑयस्टर्स? गल्फ ऑफ कच्छ। इन इंडिया गल्फ ऑफ कच्छ। पर्ल्स आर आल्सो फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ, KUTCH, कच्छ। ठीक है, ये एक बेसिक डिटेल हो गई। अब पर्ल बनता कहां पे? तो एग्जैक्टली पर्ल का प्रोसेस क्या है? तो पर्ल में आप बाहर देख रहे हो ये शेल है, अंदर क्या मेंटल है। अब क्या हुआ, ये एनिमल के बीच में गलती से क्या हो गया, कोई पार्टिकल, कोई कीड़ा मकोड़ा फंस गया यहाँ, बाहर से एंट्री कर गए स्किन और मेंटल और शेल के बीच। तो दिस एनिमल फील इरिटेशन, तो इरिटेशन फील करेगा, अब ये इसको तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो मेंटल है ना, तो मेंटल स्टार्ट रिलीजिंग सम कैल्शियम कार्बोनेट सब्सटेंस। तो कैल्शियम कार्बोनेट उस मटेरियल के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है और ऐसे नोड्यूल बन जाती है, गांठ बन जाती है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की ही होती है एग्जैक्टली, और वो धीरे धीरे गोल हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड पर्ल। तो जो मेंटल की जो लेयर है, द मेंटल लेयर विच रिलीज पर्ली सिक्रीशन, दैट इज कॉल्ड नेक्रस लेयर। क्या कहते हैं उसको? नेक्रस लेयर, और यूजुअली इन कॉमन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल। क्या कहेंगे उसको? मदर ऑफ पर्ल बोलेंगे, नेक्रस लेयर। और जब इस एनिमल को काट करके चेक करते हैं तो उसमें पर्ल निकल आता है। एक पर्ल के बनने में 7 to 10 इयर्स का टाइम लग सकता है, 3 to 7 ईयर का कम से कम टाइम लग सकता है। ठीक है, तो पर्ल काफी कॉस्टली मटेरियल है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूजेस हैं, या इसके एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब जो ज्योतिष वगैरह में भी इसका कोई है, जिसको ज्यादा गुस्सा उस्सा आता है तो उसको कहते हैं कि पर्ल जो है वो पहन लेना चाहिए, है ना। अलग अलग स्टोन्स के अलग अलग इफेक्ट हैं। तो पर्ल जो है मेडिसिन में भी यूज होता है। पर्ल जो है आप देखते हो कि साबुन वगैरह में भी यूज होता है। मतलब आता है ना कि जो बहुत सारे ऐसे सोप आते हैं जिसमें पर्ल के बारे में, पर्ल इसमें मिलाया हुआ है ना। 10 रुपए के साबुन में कहाँ से पर्ल मिला देंगे, झूठ बोलते हैं। तो वो सारी चीज ऐसे ही है, खाली फोटो लगा देते हैं पर्ल का। तो पर्ल जो है इस तरह से। फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कौन है? हालांकि पेपर में अब नहीं आएगा, पहले आता था ये क्वेश्चन। फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री है मिस्टर कोकिशी मिकीमोटो, बताया था मिस्टर मिकीमोटो शॉर्ट में। तो मिकीमोटो जो है जापान के रहने वाले थे। इन्होंने ये इंडस्ट्री शुरू की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भी गलती से कोई कीड़ा फंस जा रहा है तो पर्ल बन रहा है, हम जानबूझ के ऐसा करेंगे। इन्होंने बहुत सारे ऑयस्टर्स इकट्ठे कर लिए और अपने बंदे लगा दिए, भी ऐसे काटो और इसमें ये सामान लगा दो। उसमें तो बहुत सारे तो ऑयस्टर्स मर गए, बहुत सारे बचे। इन्होंने लोहे के केजेस में डाल के वो समुद्र में लटका दिए और चेक करते रहे, जो जो मरता गया उसको हटाते गए, नए ऐड करते गए। तो आखिरकार इन्होंने ये देखा कि 3 to 7 इयर्स में वहां पे बहुत सारे ऐसे बैचेस थे जिसके अंदर पर्ल की फॉर्मेशन
हो गई। तो इन दैट वे पर्ल इंडस्ट्री स्टार्टेड। ठीक है, इंडिया में भी एक साइंटिस्ट हुआ था डॉक्टर सोनकर करके, बहुत पहले। तो ही वाज वर्किंग ऑन ब्लैक पर्ल, है ना। ये अब सिलेबस में इस तरह आता नहीं है, तो इस पे अब हम कोई डिस्कशन ज़्यादा देते नहीं है। तो नॉर्मली आप ये जान लो, जो पर्ल इंडस्ट्री है, मार्जिन के ऊपर लिख लें, पर्ल इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड, पर्ल इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड मिस्टर मिकीमोटो ऑफ जापान, मिस्टर मिकीमोटो ऑफ जापान, मिकीमोटो ऑफ जापान, मिस्टर मिकीमोटो। अब इसके नाम से उसकी शक्ल वकल याद आ रही होगी तुम्हें कि भी कैसा दिखता होगा मिस्टर मिकीमोटो, है ना। तो जापान का रहने वाले थे मिस्टर मिकीमोटो, नोन एज फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। इसको ऐसे लिख लो, फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। कभी कभी क्या होता है ना, देखो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, आपके नीट में तो नहीं आ रहे, है ना, अब नहीं आ रहे, पहले ये पूछे जा रहे थे ऐसे क्वेश्चंस, ढेरों पुरानी किताबों में जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वैसे ही कुछ जीके बढ़ जाती है इसमें। जैसे कॉमन सी बात आपको बताओ, एक बार केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया, केबीसी में 7 करोड़ रुपीस के लिए या 5 करोड़ रुपीस का एक क्वेश्चन था कि मतलब फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट सक्सेसफुली इम्प्लांटेड। ठीक है, मेरे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैं टीवी के इधर बैठा हूँ और उस बंदे को आंसर नहीं पता है, बट भी हमारे हर एक स्टूडेंट को ये वाला आंसर पता था क्योंकि हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो उसमें ये वाला डिस्कस कर रहे थे। जार्विक 7 वाज द हार्ट, जो 2-3 महीने काम किया, किसी को लगाया गया था। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे ही काम आ जाती है इंफॉर्मेशन। तो ये कॉपी के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है, इसे थोड़ा सा कभी कभी वैसे ही एंटरटेनमेंट के लिए दिमाग में रखना चाहिए। एंटरटेनमेंट की वो होना चाहिए जो हमारे काम का हो, है ना। तो अभी ये हो गया, समझ आ गई बात आपको। अब मिस्टर मिकीमोटो इससे रिलेटेड है और पर्ल इंडस्ट्री इसी से रिलेटेड है। आप यहाँ पे एक चीज लिख लें, पर्ल इज सिक्रेटेड, पर्ल इज सिक्रेटेड, पर्ल कहाँ से सिक्रेट होता, पर्ल इज सिक्रेटेड, सिक्रेटेड अराउंड इन्वेडेड पार्टिकल बिटवीन, अराउंड इन्वेडेड पार्टिकल, इन्वेडेड पार्टिकल, around invaded particle between mantle and shell, mantle and shell, समझ में आया, कॉमा the layer of mantle, कॉमा nacrous layer, NACROUS, nacrous, nacrous layer, nacrous layer release pearly secretion, release pearly secretion, release pearly secretion and known as mother of pearl, mother of pearl। ठीक, बस ये फिनोमेना समझने में हेल्प कर रहा है, एग्जैक्टली डायरेक्ट पेपर में आने की पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, अब क्या है, बाइबेल्विया हो गया हमारे लिए, पॉलीप्लेकोफोरा हो गया, बस ठीक है, इसमें 8 सेल होते हैं। तो दिस वाज, ये हो गया हमारा फंडामेंटल, इसका पूरा खत्म बात। अब बाकी 2-3 पॉइंट्स हैं बस, फाइलम खत्म है, क्योंकि रेस्पिरेशन हमें पता लग गया यहाँ पे क्या है। ठीक है, हमें 2 बातें ही डिस्कस करनी है, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन। ठीक है, नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन के नाम पे, सेंसरी ऑर्गन जो मेन है वो सब डिस्कस हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करो, एक्सक्रीशन इन मोलस्का, ऑर्गन का नाम पूछा जाएगा आपसे। एक्सक्रीशन इन मोलस्का 2 चीजें होती है, केबर्स ऑर्गन, विद द हेल्प ऑफ केबर्स ऑर्गन, KEBER', केबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजानस, केबर्स ऑर्गन, KEBER, केबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजानस, BOJANUS, बोजानस। यहां पे एक चीज और नोट कर लेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट
यूरिया एंड अमोनिया, पानी में है तो यूरिया भी और अमोनिया भी। अच्छा, थोड़ी बहुत अमोनिया जनरल बॉडी सरफेस से, गिल्स की सरफेस से, इन सब जगहों से भी रिलीज हो जाता है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम यूजुअली ओपन होता है, बट सेफेलोपोड्स में क्लोज्ड आपको मिल जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली ओपन। ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो दूसरी जगहों पर नहीं है, हार्ट मायोजेनिक है इसका। हार्ट मायोजेनिक, हार्ट मायोजेनिक, हार्ट इज मायोजेनिक मतलब मस्कुलर, जैसे हमारे जैसा। हार्ट इज मायोजेनिक, मायोजेनिक मसल्स जनरेट करेंगे हार्ट बीट। हार्ट इज मायोजेनिक। अगली बात और क्या है, मायोजेनिक हार्ट है। ब्लड पिगमेंट कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आता है। हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग। ब्लड पिगमेंट हीमोसाइनिन, ब्लड पिगमेंट हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन्स क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग होता है। इट्स कॉपर कंटेनिंग। ठीक, हीमोसाइनिन है, कॉपर कंटेनिंग है। और फाइनली जो नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लिया, कनेक्टिव और कमीश्योर्स का बना है। नर्वस सिस्टम composed of गैंग्लिया, GANGLI, गैंग्लिया आप जानते हो, नर्व्स के नोड्यूल्स होते हैं, कॉमा कनेक्टिव्स, CONNECTIVES, कनेक्टिव्स एंड कमीश्योर्स, COMMISSURES, कमीश्योर्स। मतलब होता क्या है, समझ लो चीजें क्या हैं। गैंग्लिया होते हैं ऐसे, ये गैंग्लिया, ठीक है, ये सेम टाइप ऑफ गैंग्लिया है, ये दोनों सेम टाइप है। इसके रेफरेंस में पीछे वाला डिफरेंट है, तो इनको जो जोड़ेगी नर्व वो कहलाएगी कमीश्योर। क्या कहलाएगी, कमीश्योर। जो इन डिफरेंट को जोड़ेगी वो क्या कहलाएगी, कनेक्टिव। समझ में आ गया। तो इस तरह का नर्वस सिस्टम है, बहुत सिंपल होता है। और इनमें जो ऑक्टोपस वगैरह होते हैं, मूवमेंट की बात करोगे तो फास्ट मूवर होते हैं, जबकि स्नेल जो है वो सबसे धीरे चलने वाले होते हैं। एक कहीं लिख लीजिए, ग्रे स्लग नाम की स्नेल होती है, विदाउट शेल होती है, मार्जिन के ऊपर लिख लो, या फिर गैस्ट्रोपोडा जहां लिखा था यहाँ पे ग्रे स्लग, ग्रे स्लग, ग्रे स्लग। ये आपको अभी आजकल कई बरसात में गार्डन्स में मिल जाएगा। आपको लगेगा जैसे कि लीच है, बट वो लीच नहीं होती, वो क्या होती है, ग्रे स्लग होती है। दिस इज ग्रे स्लग, लिखो ग्रे स्लग, स्नेल विदाउट शेल, स्नेल विदाउट शेल। ठीक है। और ये क्या होता है, अपनी बॉडी से सलाइवा से रिलीज करती है, उसी के ऊपर चलती है फिसल के। ठीक है। और ये काफी स्लो मूवर्स हैं गैस्ट्रोपोड, मतलब इसके लिए कहावत भी है, विद द स्नेल स्पेस, है ना, घोंगे की रफ्तार से, कैसे धीरे धीरे चल रहे हो स्नेल्स की तरह। तो ये यहाँ पे कहावत भी है, इसमें फ्रेज भी हो गया अपना। तो ये क्लियर होगी बात अपना, ग्रे स्लग हो गया। और लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया है कि नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, आईज हो गए। और जो टेंटिकल लिखा था ना, मैं उसके बारे में कुछ लिखाया नहीं है, बट इट अंडरस्टूड है कि टेंटिकल टच रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइलम पूरा। यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात भी बताई नहीं है, बट आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है ही, पर्ल की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, शेल जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। दुनिया के सबसे पुराने गहने अगर किसी चीज से बनते रहे तो शेल से बनते रहे। ठीक है। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ होगा तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पे वो जो ऐसे ऑयस्टर्स का बना हुआ जो है, ऑयस्टर की शेल, उसमें से धागा से डाल दिया, वो नेकलेस बन गया। उस तरह की पुरानी चीजें है ना, वो पुराने जमाने में। और एक रेजर काम होता है, रेजर काम शेल होती है। रेजर काम जो है, कुछ ट्राइबल्स जहाँ पे शेविंग रेजर नहीं होता, तो वो इतनी शार्प होती है, उससे सिरगंजा करने के लिए, शेव करने के लिए जो है उस शेल का यूज करते। पुराने जमाने में ब्लेड्स नहीं होते थे, तो शेल का यूज होता था। कौड़ी भी नहीं है मेरे पास, फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुना है कभी?
मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा अपनी जायदाद से, ऐसा कुछ ना पिक्चर में डायलॉग। तो फूटी कौड़ी क्या चीज है? कौड़ी साइप्रिया। कौड़ी जो है इट इज मोलस्कन शेल, इट वाज यूज्ड एज करेंसी। पेपर में नहीं आएगा, पर ये बात समझने की है कि कौड़ी जो था, COWRIE, कौड़ी जो है ये शेल है, और अगर ये टूट जाता था तो इट वाज विदाउट वर्थ, मतलब इसका जैसे ऐसे 5 का सिक्का लो जमीन पे रगड़ दो तो वो बेकार हो जाता है, खोटा सिक्का। तो ये फूटी कौड़ी जो है वो यूज में नहीं आती थी, इसीलिए कहावत बनी कि तुम्हें तो फूटी कौड़ी भी ना दूं, है ना। तो ये जो ऐसी ऐसी चीजें हैं कहीं ना कहीं आपके आसपास की स्टडी में ही होती है ये। तो मोलस्का की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है। शंख को जला करके टूथपेस्ट बनाते हैं, या जो क्रीम्स वगैरह होती हैं, जो शंख भस्म। शंख भस्म क्या होता है? शंख भस्म मोलस्कन शेल को जला के जो पाउडर बनाया जाता है वो आयुर्वेदिक यूज में है, ठीक है। कॉस्मेटिक क्रीम्स, साबुन, टूथपेस्ट, इन सब में इन चीजों का यूज होता है, ठीक है। तो दिस वाज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फाइलम। तो वैसे अलग से नहीं दिखाने का कारण क्योंकि पेपर में पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर नहीं पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा वो सारा दिखा दिया। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अगला फाइलम इकाइनोडर्मे का है ना, इन्वर्टिब्रेट खत्म होने की तरफ है। तो इकाइनोडर्म्स भी छोटा सा फाइलम है, उसमें एक आध कोई सिस्टम है तो डिस्कस रिकॉर्ड हो गया, इसमें बंद कर दो।